देखने में लगता है कि हमारे पास एक और अवेकनिंग जादूगरनी आ गई है। उसकी आवाज में काफी प्राउड होता है। अब हमारी आधी जादूगरनियां अवेकन हो चुकी हैं। राजकुमार हल्का सा हंसता है और कहता है कि अगर अगाथा ये देखती तो डेफिनेटली शॉक हो जाती। फिर अचानक उसे याद आता है कि पेपर कहाँ है। कैमरा अब यहाँ पे सीन कट होता है, कैमरा घूमता है और हमें दिखती है वो छोटी सी लड़की जो चुपचाप बैंडी के पीछे छिपने की कोशिश कर रही होती है। और ये पेपर आपको याद हो ना, वही छोटी सी लड़की, ठीक है, अभी वो पेट्रोल लेके आया था। डरी हुई लेकिन क्यूरियस, भाई काफी डरपोक है और होगा भी भाई, एज है यार, इतनी एज है और ऊपर से भाई चर्च का इतना खौफ, ऊपर से जादूगरनी। बैंडी धीरे से आगे बढ़ती है और कहती है कि हमें इसकी पावर पर भी ध्यान देना होगा। इसकी जो पावर है वो अनयूजुअल नहीं है, कुछ अलग चीज है भाई, अलग ही पावर है इसकी। वो उंगलियां चटकाती है और पेड़ से 2 पत्ता गोभी नीचे गिरती हैं। एक उठाकर, भाई पेड़ से पत्ता गोभी, एक उठाकर वो राजकुमार को दिखाती है। मैं इसे मैजिक साइकिल कंट्रोल करना सीख रही हूँ ताकि ये अपनी एबिलिटी को लगातार यूज कर सके। वो मुस्कुराती है, अभी इसका कंट्रोल परफेक्ट नहीं है पर अभी तक वो सीख रही है और अच्छे से कर लेगी, आगे भाई बढ़ेगी, ठीक है। अब धीरे धीरे हमें पेपर को, चेहरे को दिखाया जाता है जो कि डर उम्मीद दोनों एक साथ होते हैं उसके। बैंडी एक ठंडी जगह पे पेड़ के बीच में छोटा सा खाली हिस्सा बनाती है और अपने हाथ में पकड़ी पत्ता गोभी को वहां रखकर उसे बहुत ठंडा कर देती है। उस पर बर्फ जम जाती है। फिर वो पेपर से कहती है कि अब तुम ट्राई करो। पेपर ध्यान लगाती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे पत्ता गोभी पर जमी बर्फ पिघलने लगती है। एक जादूगरनी सोचती है कि शायद वो टाइम को तेज कर रही है, लेकिन राजकुमार कहता है कि टाइम असल में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, कोई असली चीज नहीं है, इसलिए बात कुछ और ही है। इसके बाद बैंडी एक पत्थर को रस्सी से बांधकर टहनी से लटका देती है और पेपर से उस पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करने को कहती है। जैसे ही पेपर ऐसा करती है, पत्थर तेजी से कांपने लगता है। अब राजकुमार समझ जाता है कि पेपर टाइम को नहीं बदल रही, बल्कि चीजों के अंदर मौजूद छोटे छोटे कणों यानी कि एटम्स की गति को प्रभावित कर रही है। वो समझ जाता है कि जब एटम्स धीरे होते हैं ठंड बढ़ती है और चीजें जम जाती है, और जब एटम्स तेज होते हैं तो गर्मी बढ़ती है और चीजें पिघल जाती हैं। पेपर को ये सब साइंटिफिक बात समझ नहीं आती, वो बस अपनी फीलिंग से अपनी शक्ति को इस्तेमाल करती है। उसे लगता है कि वो खासकर पानी पर ज्यादा असर डाल सकती है। राजकुमार के हिसाब से उसकी शक्ति एक तरह का नेचुरल कैटलिस्ट है जो रिएक्शंस को तेज या धीमा कर सकता है। जब वो वापस अपने ऑफिस में आता है वो सोचता है कि अगर पेपर अपनी शक्तियों को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाए तो वे केमिकल रिएक्शंस को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एसिड बनाना या फिर एक्सप्लोजिव्स को इम्प्रूव करना। अगर वे ज्यादा गोला बारूद बना पाते तो बॉर्डर टाउन को नई रिपीटिंग राइफल्स मिलना आसान हो जाता। तभी अचानक बाहर एक जोरदार धमाका होता है। राजकुमार चौंक जाता है। चाय पीते पीते उसका गला अटकने लगता है। नाइटिंग तुरंत बाहर भागने को तैयार हो जाती है। बाहर से आवाज आती है कि शायद कोई राक्षस हो सकता है, लेकिन राजकुमार उसे सावधान रहने को कहता है। नाइटिंग कॉन्फिडेंस अंदाज में कहती है कि धुंध में जाते ही कोई उसे छू नहीं पाएगा। राजकुमार समझ जाता है कि वो इतना उत्साहित क्यों है। सर्दियों में जादूगरनी पूरे दिन घर में बंद जैसी महसूस कर रही थी, खासकर जो लड़ने वाली जादूगरनी है वे तो जैसे बस मौका ढूंढ रही थी, तभी क्योंकि वो अपनी ताकत दिखा सके। एंड्री और ऐश और नाइटिंग सबके अंदर एक एनर्जी थी लड़ने की, खुद को साबित करने की। राजकुमार हल्का सा मुस्कुराता है, सोचता है कि काश ये लोग पढ़ाई के लिए भी इतने एक्साइटेड होते, लेकिन फिर उसे अच्छा भी लगता है क्योंकि ये सब अपने तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, खासकर उन जादूगरनी के लिए जिनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। अब इसी बीच सीरिया अंदर आती है और लगता है कि उसे बुलाया गया था। राजकुमार पूछता है कि क्या वो फ्री है। वो हल्की मुस्कान के साथ पूरी तरह फ्री तो, वो कहती है कि पूरी तरह से तो फ्री नहीं है, फैक्ट्री में कुछ काम चल रहा है और उसने आधे दिन में पेंटिंग का काम भी खत्म कर लिया है। साथ ही वो मेटल बॉक्स बनाने में भी मदद कर रही है। वो बताती है कि पहाड़ों में बिताए गए दिनों के मुकाबले अब की जिंदगी कहीं ज़्यादा बेहतर है और उसे खुशी है कि उसकी एबिलिटीज़ अब सबके काम आ रही है। राजकुमार असल बात पर आता है और कहता है कि वो चाहता है कि सीरिया उसकी मदद करे,
नए प्लेइंग कार्ड्स डिज़ाइन करने में। उसका मानना है कि सभी जादूगरनी को एक नया गेम पसंद आएगा, ताकि पुराने जो खेल थे वो बहुत सिंपल थे और जल्दी ही खत्म हो जाते थे। वो उसे बेसिक आइडिया देता है। चार सूट्स होंगे और हर सूट में अलग अलग रैंक, कुछ खास कार्ड भी जैसे किंग, क्वीन और कुछ स्पेशल कार्ड जो गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सिरिया ध्यान से सुनती है और कहती है कि वो इसे ट्राई करेगी। ताश के पत्तों की बात करते हुए राजकुमार कुछ पल के लिए खो जाता है। उसे अपने पुराने जीवन की याद आती है। रिलैक्स इवनिंग्स, टीवी के सामने बैठकर कार्ड्स खेलना और त्योहारों में पूरी रात जागना। वो छोटी छोटी मेमोरीज उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आती है। वो समझाता है कि कार्ड्स बहुत सिंपल लेकिन फन होता है उसमें। पोर्टेबल, इजी टू यूज़ और कहीं भी खेले जा सकते हैं। बस एक सीधी सतह चाहिए और खेल शुरू। फिर वो कहता है कि शुरुआती किसी आसान गेम से करेंगे और शायद ऐना को बुलाएंगे ताकि वो सबको सिखा सके। अब यहाँ से सीन कट होता है और अब हम पहुँचते हैं बॉर्डर टाउन के बिजी मार्केट में। चारों तरफ हलचल है, लोग अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। इसी भीड़ में एलिन खड़ी होती है, थोड़ी कंफ्यूज। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मांस खरीदे या नहीं। उसका पति समझाता है कि हर टुकड़े की कीमत उसके वजन के हिसाब से है और इससे बेहतर डील शायद ही मिले। वो कैजुअली पूछता है कि क्या वो लीन मीट पसंद करती है। एवलिन सिर हिलाकर कहती है कि परफेक्ट मीट वो होता है जिसमें लीन और फैट का सही बैलेंस हो, तभी उसका टेस्ट सही आता है, खासकर जब उसे तला जाए। वो ध्यान से हर टुकड़े को देखती है। क्लियरली उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसी दौरान आसपास के लोग किसी का नाम पुकारते हैं और पता चलता है कि फुरलिन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है और होना भी चाहिए। आखिर वो वेस्टर्न रीजन का पहला नाइट रहा है। जब फुरलिन की बातें आती हैं तो काउंटर के पीछे एक छोटी सी लड़की उसे ग्रीट करती है। बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बताती है कि वो एक ऑफिशियल अप्रेंटिस है और फिलहाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रही है। वो उसे बधाई देता है, बेस्ट विशेस देता है, फिर कैजुअली आटे का एक थैला मांगता है। एक लड़का तुरंत दौड़कर थैला ले आता है और उसे फुरलिन के हाथ में थमा देता है। छोटी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि अगली बार फिर जरूर मिलना। फुरलिन वहां से निकल ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक लड़की पर टिक जाती है, अगाथा। वो एक पल के लिए रुक जाता है। उसके कपड़े, उसका अंदाज, सब कुछ उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है, जैसे उसने ये सब कहीं पहले देखा हो, शायद अपने परिवार की पुरानी पेंटिंग्स में। उसके दिमाग में सवाल दौड़ने लगते हैं, क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर क्या ये सच में उसके अतीत से जुड़ा है। तभी एलिन वहां पे आ जाती है। वो देखती है कि फुरलिन किसी और लड़की को घूर रहा है और थोड़ा नाराज हो जाती है। फुरलिन तो अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। एलिन उससे पुकारती है, लेकिन जब वो नहीं सुनता तो वो आखिरकार उसके कान के पास जोर से बोलती है कि क्या हुआ है तुझे। फुरलिन थोड़ा संभलता है और कहता है कि सब ठीक है, लेकिन साफ दिख रहा है कि उसका मन अभी भी कहीं अटका हुआ है। अब कुछ समय बाद फुरलिन अपने पुराने घर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, सामने उसका भाई मैसन खड़ा मिलता है। माहौल तुरंत ठंडा हो जाता है। मैसन बिना किसी गर्मजोशी से कहता है कि वो अब एल्टेक परिवार का हिस्सा नहीं है और पूछता है कि वो वापस क्यों आया है। फिर ताना मारते हुए पूछता है कि क्या उसे सर्दियों के लिए पैसे चाहिए। फुरलिन शांत रहता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि उसे ना पैसे चाहिए ना विरासत। वो बताता है कि राजकुमार रोलैंड ने उसे एक टीचर के रूप में नियुक्त किया है और वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट है। मैसन हल्का सा हंसता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा है। वो पूछा है कि तुम कब से इतने पढ़े लिखे हो गए और क्या तुम अब दूसरे नॉवेल्स को पढ़ा रहे हो। फुरलिन सिर हिलाता है, नहीं, मैं नॉवेल्स को नहीं, आम लोगों को पढ़ाता हूँ। ये सुनकर मैसन का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में उंगली उठाकर पूछता है कि क्या उस किसान पत्नी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तभी उनके पिता अंदर आते हैं। उनकी मौजूदगी से माहौल एकदम शांत हो जाता है। वो दोनों बेटों को देखते हैं और फिर धीरे से कहते हैं कि एलिन में कोई बुराई नहीं है, बस वो नोबल फैमिली से नहीं है। दोनों बेटे तुरंत सम्मान से सिर झुका लेते हैं। उनके पिताजी अपनी बड़ी दाढ़ी और सख्त पर्सनैलिटी के साथ खड़े हैं। बताते हैं कि उन्होंने गार्ड से सुना है कि फुरलिन के पास कोई इंपॉर्टेंट खबर है।
फुरलिन हल्के से सिर हिलाता है, कहता है कि हाँ बिल्कुल। पिता बिना समय गवाए कहते हैं कि मेरे ऑफिस में मिलो, और यहीं से माहौल और भी सीरियस हो जाता है, जैसे ही अब असली बात शुरू होने वाली हो। चलते चलते उनके पिता कैजुअली बताते हैं कि उन्होंने शरद ऋतु में एलिन को थिएटर में देखा था। उनकी आवाज में एक हल्की सी संतुष्टि होती है। वो कहते हैं कि एलिन बहुत हेल्थी लग रही थी और उसका परफॉर्मेंस भी किसी प्रोफेशनल एक्ट्रेस से कम नहीं था। वो साफ कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि फुरलिन ने सही चुनाव किया है और एलिन एक अच्छी पत्नी साबित होगी। फुरलिन ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है। उसी वक्त उसकी नज़र से फिर से उस पेंटिंग पर पड़ती है, अगाथा की तस्वीर। कुछ पल के लिए वो वहीं रुक जाता है और फिर धीरे से सिर हिलाता हुआ अपने पिता की बात से सहमत होता है। वो बताता है कि अब बॉर्डर टाउन में उसका और एलिन का अपना घर है, एक सिंपल लेकिन सुकून भरी जिंदगी वो वहाँ काट रहा है। और फिर थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि पिछले दानव महीनों के ख़त्म होने के बाद वे बच्चे का प्लान करने वाले हैं, यानी कि अभी के जो ये चल रहा है ना, अभी जो होगा उसका ख़त्म होने के बाद। पिता उसकी बात सुनते हैं और हल्के से सिर हिलाते हैं, जैसे मन ही मन में सोच रहे हूँ कि फिर कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं कि बॉर्डर टाउन से यहाँ तक आना आसान नहीं रहा होगा। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस में बैठते हैं। अब माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है। फुरलिन सीधा मुद्दे पर आता है। वो बताता है कि उसने शहर में एक महिला देखी जो उनके परिवार की पुरानी पेंटिंग से बिल्कुल मिलती जुलती थी। ये सुनते ही उसके पिता चौंक जाते हैं। फुरलिन आगे समझाता है कि नीले बाल, एकदम वैसा ही चेहरा। वो कसम खाकर कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा। फिर थोड़ा रुककर पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि उनकी कोई डिसेंडेंट हो। पिता तुरंत इस बात को खारिज कर देते हैं। उनके हिसाब से ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फुरलिन खुद भी थोड़ा अनश्योर होता है, क्योंकि और फिर वो कहता है कि शायद उसने किसी को गलत समझ लिया होगा। पिता इस बात पर सहमति जताते हैं, लेकिन फिर वे एक अजीब सा विचार रखते हैं। अगर वो सच में उसी पेंटिंग वाली महिला हो तो। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फुरलिन हल्का सा हंस देता है और ये बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। आखिर सैकड़ों साल पुरानी कोई इंसान आज कैसे जिंदा हो सकती है। अब बात वहीं छोड़कर उसके पिता उसे नीचे तहखाने में ले जाते हैं। सीढ़ियाँ उतरते ही वो पुराने दिनों को याद करते हैं। बताते हैं कि बचपन में फुरलिन को यहाँ आना कितना पसंद था और वो उसे यहाँ आने पर सजा भी देते थे, लेकिन वो सख्ती के लिए नहीं था, असली वजह कुछ और ही थी। नीचे पहुंचकर वो बताते हैं कि इस जगह में उनके पूर्वजों के कीमती खजाने छिपे हैं। फुरलिन चारों तरफ नज़र दौड़ाता है। पत्थर, पुराने बक्से, धूल से ढकी चीज़ें, सब कुछ जैसे किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा हो। वो एक पत्थर को देखते हुए पूछते हैं कि क्या ये डिवाइन पनिशमेंट स्टोन्स हैं। तहखाने में हल्की सी ठंडक और रहस्यमय सन्नाटा है और बिखरे हुए बक्सों के बीच खड़ा फुरलिन महसूस करता है कि शायद ये कहानी अब और गहरी होने वाली है। अब फुरलिन को पूरा यकीन हो जाता है कि जो खजाने का नक्शा उसने राजकुमार को दिया था वो भी इसी तहखाने से आया था। तभी उसके पिता एक पुराना बक्सा खोलते हैं। अंदर ढेर सारे अजीब से पत्थर रखे होते हैं जिनमें एक अलग ही चमक है। वो बताते हैं कि जब भी वो इन पत्थरों को देखते हैं उन्हें उन अपने पूर्वजों की सुनाई गई डरावनी कहानियां याद आ जाती हैं। वो धीरे धीरे समझाते हैं कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये मैजिकल स्टोन्स हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ जादूगरनियां ही कर सकती हैं। फिर वो एक पुरानी फैमिली स्टोरी सुनाते हैं। उनके मुताबिक उनके परिवार की शुरुआत ही एक जादूगरनी के संरक्षण से हुई थी। उनके पूर्वज मूल रूप से इस इलाके के नहीं थे, वे पहाड़ों के उस पार की बंजर भूमि से आए थे जहाँ कभी जादूगरनियों ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। और गाइज आप लोगों को पता ही हो कि अगाथा जब कुछ बंदों को लेके, यानी कि जब वहाँ पे युद्ध हुआ था तो राजकुमार बोल रहा था कि ऐसा हो सकता है कि वहाँ से इन लोगों ने दूसरी जगह पे घर बसाया हो। तो ये वही बंदे थे, इनके पूर्वज जो थे वो वहीं से भाग के आए। फुरलिन के पिता बताते हैं कि उनके परिवार की असली शुरुआत मिस गाथा नाम की एक शक्तिशाली जादूगरनी से जुड़ी है। वो अपने शोध और ज्ञान को बचाने के लिए कुछ लोगों को लेकर धुंधले जंगल में से एक पत्थर के टावर की तरफ गई थी, जबकि बाकी लोग ग्रे कासल की तरफ चले गए। उनके पूर्वज उसी समूह का हिस्सा थे और वो उस जादूगरनी के वटलर थे। यह कहानी थोड़ा भारी हो जाती है। वो बताते हैं कि उस समय हर सेवक अपने मालिक के साथ जीता मरता था, लेकिन उनके पूर्वज ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने साथ जाने के बजाय सामान की देखभाल करने का बहाना बनाया और पीछे रह गए। जादूगरनियों ने उनकी बात मान ली, लेकिन असल में ये एक तरह का विश्वासघात था। एक्चुअली में इन लोगों ने वो पत्थर वत्थर जो थे ना वो भाई
इन्होंने बोला कि आप जाओ मैडम जी, हम संभाल लेंगे, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये पहुंचे नहीं, इन्होंने रास्ता बदल लिया भाई। जब वो पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ उनका पछतावा था, और सबसे बड़ी बात, वो जादूगरनी कभी वापस नहीं आई। इसके बाद उनके परिवार ने उस पुराने गठबंधन से सारे रिश्ते तोड़ दिए और एक नई शुरुआत की। तहखाने में खामोशी छा जाती है। फुरलिन उन पत्थरों को देखता है और उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, और ये उसके अपने खून से जुड़ा हुआ सच है, और अब वो धीरे धीरे उसके सामने खुल रही है। फुरलिन के पिता बताते हैं कि उनके पूर्वज कुछ वफादार नौकरों को लेकर इस इलाके में आकर बस गए, बाकी बचे लोगों से दूर एक शांत और अलग जगह पर। फुलिन ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वो सीधे सवाल करता है कि क्या इसका मतलब है कि उसके पिता को शुरू से ही पता था कि चर्च गलत है। पिता बिना हिचकिचाए सिर हिला देते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, उन्हें सच पता था, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो इसके खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कर सकते थे। वो समझाते हैं कि अगर उनके इलाके में कोई जादूगर नहीं मिलती तो वो उसे चुपचाप छिपा देते, उसकी सुरक्षा करते। लेकिन किले के अंदर जो कुछ हो रहा था उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वो ये भी बताते हैं कि उनकी सोच ड्यूक रेयान से बिल्कुल अलग है, जो जादूगरनियों से चर्च से भी ज़्यादा नफरत करता था। पिता आगे कहते हैं कि उनके पूर्वज के रिकॉर्ड में ये भी लिखा है कि उन्होंने भी जहाँ तक हो सका जादूगरनियों को छिपाया और बचाने की कोशिश की। फुरलिन कुछ पल चुप रहता है, फिर वो वही सवाल पूछता है जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। आखिर उसके पिता को क्यों लगता है कि अगाथा अभी भी जिंदा हो सकती है। पिता गहरी सांस लेते हैं और धीरे से कहते हैं कि ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। वो समझाते हैं कि जादूगरनियों के पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक बात पक्की है, जादूगरनियां बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब ये सवाल और भी गहरा हो जाता है, अगर अगाथा सच में वही है तो वो अब तक जिंदा कैसे है। उसके पिता साफ कहते हैं कि ये सिर्फ एक गैस है, कोई पक्का सच नहीं है। फिर वो आगे बताते हैं कि उनके पूर्वज की आखिरी इच्छा ये क्या थी। वो चाहते थे कि उनके वंशज एक दिन उस धुंधले जंगल में मौजूद टावर को ढूंढे। समय के साथ उनकी लिखावट धुंधली पड़ गई, लेकिन उनके शब्दों में छिपा पछतावा आज भी महसूस किया जा सकता है। फुलिन ध्यान से सुनता है और फिर पूछता है कि क्या आप अगाथा से मिलना नहीं चाहते। पिता धीरे से सिर हिलाता है। वो कहते हैं कि अभी उससे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात में गहराई होती है। वो कहते हैं कि पूर्वज खुद आकर नहीं मिलते, वंशजों को ही उन्हें ढूंढना पड़ता है। फिर वो फुरलिन को इजाज़त दे देते हैं कि वो सारे जादुई पत्थर अपने साथ ले जाए, और कहते हैं कि अगर अगाथा सच में वही है जो वे सोच रहे हैं तो शायद उनके पूर्वजों की अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। इसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और सीन हम देखते हैं कि बॉर्डर टाउन में, जहाँ राजकुमार रोलैंड किसी नई चीज़ पर काम कर रहा है। माहौल थोड़ा हल्का और मज़ेदार हो जाता है। वो अचानक अनाउंस करता है कि जो भी सही गैस लगाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, एक्स्ट्रा आइसक्रीम ट्रीट। ये सुनते ही सभी लड़कियां चौंक जाती है और तुरंत एक्साइटेड हो जाती हैं। उनकी रिएक्शन देखकर साफ है कि यहाँ कुछ मस्ती यानी कि फन होने वाला है। लड़कियां ये अनाउंसमेंट सुन के उनके मुंह से ना लार टपकने लगती है। ऐश फिर कैजुअली पूछती है कि क्या इस कमरे में वाटर सप्लाई होती है। इस पर एंड्रिया मन ही मन हंसती है और उसे लगता है कि उसका गैस थोड़ा अजीब है। नाइटिंग भी बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि इतना बड़ा पाइप सिर्फ नॉर्मल प्लम्बिंग के लिए नहीं हो सकता, और प्रिंस इतना भी केयरलेस नहीं है। एंड्रिया नोटिस करती है कि वो नाइटिंग भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। उसे लगता है कि नाइटिंग बाकी जादूगरनियों से अलग है। वो बैटल में भी स्ट्रोंग है और नोबल बैकग्राउंड से भी है। उसका एटीट्यूड भी काफ़ी रिफाइंड है। शायद इसी वजह से वो ऐश को पसंद नहीं करती। एंड्रिया को एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता चलता, लेकिन उसे साफ समझ आता है कि एनिमी उसका दोस्त है भाई। दोस्त का दुश्मन का दुश्मन उसका दोस्त है भाई। ऐश फिर नाइटिंग से पूछती है कि वो उतना श्योर कैसे है। नाइटिंग फिर धीरे से बताती है कि उसने प्रिंस को उसके ऑफिस में ब्लूप्रिंट बनाते हुए देखा था। बाकी जादूगरनियां इस पर कंप्लेन करती हैं कि ये चीटिंग है, इसलिए प्रिंस उसे गेम से बाहर कर देता है। इसके बाद प्रिंस एक हिंट देता है कि ये पाइप पूरे सिस्टम का एक सिर्फ हिस्सा है। वो सबको दूसरे रूम्स देखने के लिए कहता है ताकि पूरे सेटअप समझ जाए। लाइटिंग और मैगी तुरंत एक्सप्लोर करने निकल जाती है, जबकि एंड्रिया नाइटिंग से बिल्कुल शांति से पूछती है कि बिल्कुल यार, बिल्कुल फुसफुसाहट से, कि प्रिंस असल में क्या बना रहा है।
वो उसे शेयर करने का ऑफर देती है, लेकिन नाइटिंग कहती है कि उसे खुद भी टेक्निकल बातें ज़्यादा समझ नहीं आती। वो कहती है कि शायद ऐना ही है जो सिर्फ ब्लूप्रिंट देखकर समझ सकती है। एंड्रिया खुद ही चीज़ें समझने की कोशिश करती है। वो कॉपर पाइप्स को पर ध्यान देती है और नोटिस करती है कि वे इंसुलेटेड हैं, जैसे किसी डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकने के लिए बनाए गए हों। फिर उसकी नज़र बाहर पड़े सेटअप पर जाती है जहाँ से सारे पाइप जुड़े हुए हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्म पानी ही क्यों ले ले जा रहे हैं। तभी प्रिंस अनाउंस करता है कि अब ये पैलेस का हीटिंग सिस्टम ऑफिशियली रेडी है। वो समझाता है कि पानी उबल कर स्टीम बनेगी और पाइप के थ्रू रूम्स में जाएगी, जिससे रूम जल्दी गर्म हो जाएंगे। दरवाजे और खिड़कियां बंद रहने पर अंदर काफ़ी कंफर्टेबल गर्मी बनी रहेगी। आगे चलकर अब इसे प्राइवेट हाउस में भी लागू करने की प्लान बना रहा होता है वो। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कुछ तो इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और सीन अब साइंस सेमिनार में स्टार्ट होता है, जहाँ पे प्रिंस नाइट्रोजन एक्सट्रैक्शन पर लेसन दे रहा होता है। यहाँ अगाथा, ऐना और बाकी तीन मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अगाथा अपने मैजिक से कंटेनर को ठंडा करती है और नाइट्रोजन निकलने लगता है। जब नाइट्रोजन कलेक्ट हो जाता है तो प्रिंस सवाल पूछता है कि कैसे प्रूव किया जाएगा कि ये ऑक्सीजन से अलग है। टिली, अगाथा और ऐना तुरंत आंसर देने आगे आती हैं। तीनों के बीच एक हेल्थी कंपटीशन दिखती है, जैसे साइलेंटली एक दूसरे को बीट करने की कोशिश कर रही हो। प्रिंस अपने टॉप स्टूडेंट को देखकर काफ़ी प्राउड फील करता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। उन्हें ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। आखिर में प्रिंस आगे सोचता है कि नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड और फिर नाइट्रिक एसिड बनाया जा सकता है, और इस प्रोसेस में ऐना की स्किल बहुत ज़रूरी होने वाली है। अब यहाँ से सीन कट होता है और सीन हमें दीवार का दिखाते हैं, जहाँ पे सैनिक अपनी पूरी ईमानदारी से गार्ड कर रहे होते हैं। तभी एक सैनिक बताता है कि जादूगरनियां आ गई हैं। जैसे ही सब उनकी तरफ देखते हैं, वे उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। ये बिल्कुल अलग है उस इमेज से जो चर्च ने उनके दिमाग में बनाई थी कि जादूगरनियां डरावनी और भयानक होती हैं। उसी समय बाहर हलचल दिखती है। जब वे ध्यान से देखते हैं तो बाकी मॉन्स्टर्स के साथ एक बहुत बड़ा हाइब्रिड राक्षस भी नजर आता है। सैनिक घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये कोई डीमन है और उनकी राइफल इसके सामने बेकार साबित होंगी। तभी आर्टिलरी टीम सामने आती है और तेजी से एक शेल फायर करती है, लेकिन वो निशाना चूक जाते हैं। राक्षस जो है वो दीवार की तरफ बढ़ते रहते हैं। सैनिक तय करते हैं कि जो भी उनकी रेंज में आएगा उसे गोली मारेंगे। दूसरी तरफ ऐश और एंट्रिया सीधे उस बड़े राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाती है। सैनिक सोचते हैं कि क्या जादूगरनियों का मैजिक इन मॉन्स्टर्स पर काम करेगा भी या भी नहीं करेगा। तभी अचानक एक तेज धमाका होता है। इस बार शेल सीधा उस विशाल राक्षस की छाती में जाकर लगता है और एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। अब ये देखकर कुछ सैनिक एक्साइटेड हो जाते हैं तो कुछ पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे सब खुश होकर एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने सच में एक डीमन को हरा दिया है। सब राजकुमार की तारीफ करने लगते हैं। वहीं जादूगरनियां हल्की मुस्कान के साथ ये सब देखती है, जैसे ये जीत उनके लिए मुश्किल नहीं थी। अब दूसरी तरफ अगाथा का एक्सप्रेशन थोड़ा इंटेंस हो जाता है, जैसे वो कुछ और ही सोच रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस वेपन ने एक ही वार में इतने खतरनाक डीमन को खत्म कर दिया। राजकुमार शांत स्वर में पूछता है कि क्या ये हाइब्रिड राक्षस क्या उसने पहले भी देखे हैं? अगाथा सिर हिलाकर कहती है कि हाँ, उसने इन्हें पहले भी देखा है। ये अक्सर झुंड में पैदा होते हैं और इन्हें हराना आसान नहीं होता। यहाँ तक कि जादूगरनियां और डीमंस दोनों को इनसे लड़ने में मुश्किल होती है। वो बताती है कि कई बार शहर और कस्बे इन मॉन्स्टर के हमलों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन ये आमतौर पर सिर्फ डीमंस मंथ में ही दिखाई देते हैं। आगे वो समझाती है कि जब रेड मून आता है तब मैजिक अपने पीक पर होता है और उसी समय नई जादूगरनियां जन्म लेती हैं और साथ ही डीमंस और मॉन्स्टर भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगाथा फिर कहती है कि उसने इतिहास की किताबों को ध्यान से स्टडी किया है और उसके हिसाब से अगले रेड मून तक इंसानों के पास काफ़ी टाइम होना चाहिए था। लेकिन राजकुमार उसे बीच में ही याद दिलाता है कि राक्षस अभी सामने आ चुके हैं
ये सुनकर अगाथा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहती है कि इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। वो बताती है कि उनके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही बचे हैं। यह सुनकर राजकुमार हल्का सा हंस देता है। अगाथा उसे देखकर पूछती है कि क्या सच में उसे लगता है कि तैयारी के लिए इतना टाइम काफ़ी है। वो समझाती है कि पहले और दूसरे डिवाइन वॉर्स में भी यही पैटर्न रहा है, लेकिन हर बार समय कम होता गया और इस बार हालात और भी खराब हो सकते हैं। राजकुमार बिल्कुल शांत स्वर में जवाब देता है कि वो इसलिए हंसा था क्योंकि उसे लगा था कि रेड मून शायद उसी सर्दी में आ जाएगा। उसके हिसाब से अगर उनके पास 5 साल हैं तो ये एक्चुअली एक मौका है। वो अपने प्लान समझाता है। तब तक उनकी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज एक डिसेंट लेवल तक पहुंच जाएंगे, उनकी स्ट्रेटजी बेहतर होगी और अगर खराब केस हो भी जाता है, अगर वे हार भी जाते हैं तो उनके पास फीडबैक प्लान भी होगा। वो आगे कहता है कि अभी उनका मेन फोकस है कुछ इंडस्ट्रियल सिटीज बनाना, पॉपुलेशन बढ़ाना और अपनी आर्मी को मजबूत करना। फूड सप्लाई, वेपन्स और लॉजिस्टिक को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। राजकुमार खास तौर पर इस बात पर भी जोर देता है कि लोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं, इसलिए एजुकेशन और जॉब्स को बढ़ाना देना ज़रूरी है। अगर वे पूरी दीवार को ऐसे पावरफुल वेपन से लैस कर दें तो शायद वे डीमंस को रोक सकते हैं। यह सुनकर अगाथा को आखिर समझ आता है कि वो लैब में क्यों काम कर रही है। वो रियलाइज़ करती है कि उसका काम इनडायरेक्टली उन वेपन्स को मजबूत बना रहा है। वो दृढ़ कॉन्फिडेंस से कहती है कि जब तक राजकुमार डीमन से लड़ सकता है वो जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है तैयार करने में अपनी पूरी ताकत लगा देगी। इस पर राजकुमार उसे काल्मली आश्वस्त करता है और उसे चिंता करने की कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे डीमंस के खिलाफ जरूर जीतेंगे। अब जैसे जैसे रात होती है सभी जादूगरनियां उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं और एक और ताश का गेम शुरू हो जाता है। एक सिंपल गेम जो राजकुमार ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है। ऐश के लिए ये रात थोड़ी टफ चल रही है क्योंकि वो हर बार हारी जा रही है और भाई फ्रस्ट्रेट हो गई है हारने के कारण। तभी वे एबलिन से पूछते हैं कि क्या वो भी ज्वाइन करना चाहती है। वो क्यूरियस होकर पूछती है कि ये गेम है कैसा। एंड्रिया हंसते हुए बताती है कि ये एक तरह का गैम्बल गेम है जिसमें जो सबसे ज़्यादा जीता है वही विनर होता है और लूज़र को अपनी आइसक्रीम छोड़नी पड़ती है। भाई घुमा फिरा के ना इनकी सुई आइसक्रीम पे अटकी पड़ी है। एवलिन ये सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो वे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। एंड्रिया कैजुअली जवाब देती है कि बेसिक क्लासेस तो काफ़ी इजी हैं और वो बिना ज़्यादा पढ़े भी उन्हें हैंडल कर सकती हैं। ये बात एबलिन को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देती है। उसे लगता है कि बाकी सब उससे ज़्यादा कैपेबल हैं, यहाँ तक कि ऐश और शिया भी पढ़ना लिखना जानते हैं, जबकि वो खुद को सबसे पीछा महसूस करती है। वो पोलाइटली मना कर देती है और कहती है कि उसे पढ़ाई करनी है इसलिए वो गेम में शामिल नहीं हो सकती। बाकी तीनों थोड़ा कंफ्यूज होती हैं लेकिन उसे जाने देती हैं। एंड्रिया फिर से गेम में डूब जाती है और रात हंसी मजाक में गुजर जाती है। अब अगले दिन सीन एग्ज़ाम हॉल में शिफ्ट होता है। एंड्रिया काफ़ी रिलैक्स नज़र आती है। वो एक्साइटेड है क्योंकि आज के एग्ज़ाम के बाद उनकी पढ़ाई का पहला फेज ख़त्म हो जाएगा और सेलिब्रेशन में आइसक्रीम और ब्रेड भी मिलेगी। वो खास तौर पर इस एग्ज़ाम को लेकर उत्साहित है क्योंकि उसे उम्मीद है कि ऐश और शिया उसे हारेंगे और उसे उनका हिस्से का जो सामान है वो भी मिलेगा क्योंकि रिसेंटली वो भाई गैम्बल कर रहे थे, फुल जुआरियां बन गई थी जुआरी। वो ये सोचकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। जैसे एग्ज़ाम शुरू होता है एंड्रिया तेजी से आंसर लिखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ऐश थोड़ी शौक रह जाती है, जैसे उसे एहसास ही अभी हुआ हो कि एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। अब एबलिन एग्ज़ाम के सवालों से जूझ रही होती है जबकि एंड्रिया कॉन्फिडेंटली पहला पेपर जल्दी ख़त्म कर देती है। लेकिन जैसे जैसे वो अगला पेज पलटती है उसे अनएक्सेप्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं। ये पॉइंट्स और लाइन वाले सवाल उसे बिल्कुल समझ नहीं आते। उसे लगता है कि नाइटिंग नोबल जादूगरनी है तो उसे आंसर पता होंगे। एंड्रिया चुपके से ही उसकी तरफ देखती है लेकिन उसके चेहरे से कुछ समझ नहीं आता। अब और घबरा कर वो एबलिन को देखती है जो पूरी कोशिश कर रही है सोल्व करने की। मैगी नोटिस कर लेती है कि एंड्रिया इधर उधर देख रही है। ऐश भी स्ट्रगल कर रही होती है। अब एंड्रिया पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। बाद में लेडी स्क्रोल सारे टेस्ट पेपर्स कलेक्ट करके प्रिंस के पास ले जाती है। प्रिंस पेपर्स चेक करते हुए हल्का सा मुस्कुराता है। उसे स्टूडेंट्स के अजीब आंसर देखकर मज़ा आता है और वो उनके लिखे
उनके जो आंसर लिखे होते हैं उनकी टेंशन वो समझ सकता है। तभी नाइटिंग आती है और पूछती है कि ऐना ने एग्जाम क्यों नहीं दिया। प्रिंस कैजुअली बताता है कि ऐना ने क्वेश्चन बनाने में हेल्प की थी, इसलिए उसे एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी। फिर वो टीली के बारे में पूछती है। प्रिंस बताता है कि टीली ने पहले से एग्जाम रिव्यू किया था ताकि कोई गलती ना हो, और उसने फुल मार्क्स के साथ पास किया। अब ये खुलासा नाइटिंग को और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। प्रिंस रिजल्ट देखते हुए नोटिस करता है कि स्लम्बर आइलैंड की जादूगरनियों में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। एब्लिन और सिल्वी पास हो गई हैं, और एब्लिन ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। उसके मार्क्स 5 से बढ़कर 62 हो गए हैं। भले ही तीनों में उसके मार्क्स सबसे कम हैं, लेकिन उसकी मेहनत साफ दिखती है। लेकिन नई बैटल जादूगरनियों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी 50 मार्क्स जो हैं वो उनको क्रॉस नहीं कर पाई है। प्रिंस समझाता है कि इसका कारण ये भी है कि वे क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं करती हैं, और खासकर लैंग्वेज स्किल में कमज़ोर हैं। नाइटिंग की हालत तो और भी ख़राब है। बाकी सबके साथ पढ़ने के बावजूद उसके मार्क्स जो हैं वो पहले से ही कम आए हैं। प्रिंस को लगता है कि शायद पढ़ाई उसके लिए सही फील्ड नहीं है। फिर भी वो सोचता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होने के बावजूद नाइटिंग पढ़ाई में इतनी वीक कैसे हो सकती है। एमसी सोचता है कि अगर वो इवोल्व हो जाए तो उसकी पावर्स कैसी होंगी। खैर, प्रिंस को अफसोस है कि वो मैथ और साइंस में बहुत अच्छी नहीं कर पाई। उसके फॉर्मूलाज गलत थे, लेकिन फिर भी उसने समहाउ कई क्वेश्चंस लगभग सोल्व कर लिए। एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स वाले आंसर्स तो एक मिस्ट्री ही बने रहे। बाद में मैगी को एक अंडा तोड़ते हुए दिखाया जाता है, और उसका लक इतना अच्छा होता है कि एक अंडे से डबल यॉक निकलता है। इसे देखकर सिस्टर लाइटनिंग को भी थोड़ी जेलसी होती है।